चलिए बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से मस्त वाला वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कनावत एकेडमी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान का 5th चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इस चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और एग्जाम में कहीं ना कहीं इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले चैप्टरों के इसी तरीके के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको मिलते रहें। चलते हैं, बढ़ते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमारे पास जो वसा होती है, उस वसा को वसीय अम्लों में परिवर्तित कौन करता है भाई। तो हमारे पास जो फैट है, जिसको हम फैट बोल रहे हैं, वसा बोल रहे हैं, ये जो वसा है, इस वसा को, वसा एक जटिल अणु है भाई। वसा क्या है? एक जटिल अणु है, और इस जटिल अणु को हमें तोड़ना है भाई, किसमें? सरल अणुओं में। यानी हमें इस वसा का करना है क्या? पाचन। तो वसा का जब पाचन होगा, तो वसा जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? वसीय अम्ल। वसीय अम्ल, फैटी एसिड इनको बोला जाता है। तो इनको तोड़ने वाला जो एंजाइम है ना हमारे पास, वो एंजाइम कहलाता है हमारा क्या? लाइपेज। भाई सभी लोगों को याद रखना है क्या? लाइपेज। सभी लोगों को याद रखना है क्या है अपना ये? लाइपेज। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सा हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भाई श्वसन क्या है। तो बात करते हैं हम किसकी? श्वसन की। और श्वसन हमारे शरीर के अंदर जो भोजन है, जो ग्लूकोज है, C6H12O6, इस भोजन का ऑक्सीकरण होता है भाई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण। मतलब बोले तो इस भोजन के टुकड़ों को, ग्लूकोज के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। यानी बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलती है हमें? इससे जल मिलता है, H2O, और हमें साथ में मिलती है इससे क्या? ऊर्जा। ये प्रोसेस हमारी होती है इस भोजन को श्वसन के फलस्वरूप, जिससे हमें क्या मिलती है भाई? ऊर्जा। हमारी कोशिका के अंदर ये अभिक्रिया हो रही होती है भाई, सेल्स के अंदर ये अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो रही होती है। तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तो इसको हम नाम दे दिए जाते हैं भाई, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है और ये एक अपचयन अभिक्रिया भी है। तो बात करें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को हम नाम दे देते हैं क्या? उपचयन अभिक्रिया। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन नंबर आ हमारा इसका क्या हो जाएगा? क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि लार में एमाइलेज का अभाव हो जाए, तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित हो जाएगी भाई। देखो भाई, मुंह के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन लार ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है एक भाई, नाम याद रखना है आपको इसका। एक एंजाइम निकलता है लार ग्रंथियों से, इस एंजाइम का नाम है क्या भाई? एमाइलेज। एमाइलेज। और ये एमाइलेज जो एंजाइम है ना, ये मुख गुहा के ही अंदर भोजन का क्या करता है भाई? पाचन शुरू कर देता है। तो ऐसा कौन से भोजन है, भोजन के अंदर ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिसका पाचन इसके द्वारा किया जाता है? तो भाई हम बात करें कि इस एमाइलेज एंजाइम के द्वारा मुख गुहा के अंदर स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है, और ये स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित कर देता है, और ये काय में बदल देता है? शुगर के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। तो यदि लार में एमाइलेज एंजाइम का अभाव हो जाए, तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? यदि हमारी लार ग्रंथियों से निकलने वाली जो लार है, उसमें यदि ये एमाइलेज एंजाइम नहीं पाया जाए, तो हमारे मुख के अंदर जो स्टार्च है ना, उस स्टार्च का पाचन नहीं हो पाएगा, और स्टार्च का शुगर में विघटन नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बा हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है भाई, उसकी इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा कौन करता है भाई? ये HCl जो दे रखा है, बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है, और यदि ये हमारी किसी सेल्स पर गिर जाए तो उसको ये जला सकता है भाई।
लेकिन जब HCl अम्ल हमारे इस आमाशय के अंदर उत्पन्न हो रहा है तो उस आमाशय की ही कोशिकाओं का पाचन क्यों नहीं कर रहा है भाई? तो आमाशय की दीवार में क्या होता है कि एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम म्यूकस झिल्ली कहते हैं भाई। ये म्यूकस झिल्ली क्या होती है? ये हमारी इस अम्ल से आमाशय की क्या करती है भाई? रक्षा करती है। ठीक है, तो इसके द्वारा रक्षा की जाती है जिससे हमारे आमाशय की कोशिकाओं का पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना म्यूकस झिल्ली होती है हमारे आमाशय के आंतरिक स्तर पर जो हमारी इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करती है? रक्षा करती है। क्लियर? तो म्यूकस झिल्ली हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है हमसे कि भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है भाई। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है भाई। याद रखना है आप लोगों को सभी को कि क्षुद्रांत वाला जो भाग है हमारा, ये हमारे भोजन नली में यकृत से क्या प्राप्त करता है भाई? ये पित्तरस प्राप्त करता है। तो हमारा बा ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भोजन नली का किस भाग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। हमारी जो आहार नली है उस आहार नली के अंदर भोजन का पाचन पूरा होता है भाई। तो ऐसा वो कौन सा भाग है जहां तक पहुंचते पहुंचते भोजन का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है भाई? हमारे का पाचन हो जाता है। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? क्षुद्रांत इसका आंसर हो जाएगा। द ऑप्शन हमारा इसका क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि चावल के पानी में कुछ बूंदें हम आयोडीन के मिलाते हैं भाई, तो डाली जाती हैं तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है भाई। देखो बात करें, हम जो चावल जो दे रखा है ना, इस चावल के अंदर हम क्या डालते हैं? आयोडीन की कुछ, आयोडीन के विलयन की, आई फॉर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालते हैं। तो हमारा जो विलयन है ना, उस विलयन का जो रंग है ना, वो रंग कैसा हो जाता है भाई? नीला और काला सा हो जाता है, नीला काला रंग हो जाता है। तो भाई इससे ये क्या प्रदर्शित करता है कि चावल में क्या उपस्थित है भाई? तो याद रखना है चावल के अंदर क्या पाया जाता है भाई? स्टार्च पाया जाता है। चावल के अंदर क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। और इस स्टार्च की उपस्थिति का पता हम इस तरीके से लगाते हैं, आयोडीन विलयन को जैसे ही डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर द हमारा क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है भाई? जब हृदय हमारा धड़क रहा होता है, मतलब हमारे हृदय के अंदर 4 चैम्बर है, आलिंद और निलय, 2 आलिंद और 2 निलय। तो इनके अंदर खून आता है हृदय के अंदर, हृदय से बाहर भी जाता है खून। ठीक है, तो जब हृदय क्या होता है भाई? संकुचित होता है भाई, सिकुड़ता है। जब हृदय सिकुड़ेगा उस समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है भाई? कि मान लो हृदय से वापस ना निकले, हृदय के दूसरे भाग में, अन्य जो भाग हमें दे रखे हैं उनमें चला जाए, तो हृदय के अंदर क्या पाए जाते हैं भाई? बालू पाए जाते हैं। ये रक्त को वापस करने से क्या होते हैं भाई? लौटते हैं, रोकते हैं। क्लियर बात? तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? आ नंबर वाला। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमारी जो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्राय क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है भाई। तो यह निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप होता है भाई? जब ने देखा होगा हमारी जो मांसपेशियां हैं वो लंबे समय तक यदि काम करती रहें, यदि वो लंबे समय तक काम करती रहें तो हमारी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? कुछ समय बाद थक जाती हैं और इनको क्या देने की आवश्यकता होती है भाई? आराम देने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? जैसे ही हमारी मांसपेशियां काम करेंगी उनमें से जो ऊर्जा का उपयोग होगा, तो जैसे ही ऊर्जा का उपयोग हो जाएगा तो पायरुवेट अम्ल जो होता है उसका लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है भाई। ये जो हमारे पास पायरुवेट अम्ल है जो श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप बनता है, इस पायरुवेट अम्ल का इस लैक्टिक अम्ल में क्या हो जाता है भाई? परिवर्तन हो जाता है। और लैक्टिक अम्ल में जैसे ही इसका परिवर्तन हो जाता है तो हमारी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? अकड़ जाती हैं, काम करना क्या कर देती हैं? बंद कर देती हैं। तो ऑप्शन नंबर द हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक शब्द वाक्य में क्या दीजिए भाई? उत्तर दीजिए। छोटे छोटे से क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सभी लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें और आने वाले एग्जामों में कहीं ना कहीं आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्लियर? तो एक शब्द वाक्य में उत्तर सबसे पहला हमें दे रखा है क्या? कि प्रोटीन हमारे पास जो है ना, वो प्रोटीन एमिनो अम्ल में
प्रोटीन एमिनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। हाँ भाई, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास भोजन के जो अवयव है ना, वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और फैट है, हमारे पास खनिज लवण भी है। तो उनमें से हम यदि इस प्रोटीन की बात करें तो हमारा जो प्रोटीन दे रखा है ना, इस प्रोटीन का भी क्या होगा भाई, पाचन होगा भाई। तो प्रोटीन हमारा एक जटिल अणु है और इस प्रोटीन का पाचन हम एमिनो अम्लों के रूप में करेंगे। जब प्रोटीन हमारा टूटता है तो एमिनो अम्लों के रूप में टूटता है, अमीनो अम्ल के रूप में टूटता है भाई। प्रोटीन के छोटे छोटे अणु जब हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एमिनो अम्ल। तो प्रोटीन जब एमिनो अम्लों में टूट जाएगा तभी जाके इसका क्या होगा भाई, अवशोषण होगा। तो आंसर इसी में ही दे रखा था भाई आपका कि प्रोटीन एमिनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है, ठीक है। दूसरा दे रखा है हमें क्या, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है भाई। तो कोशिका का ऊर्जा घर हम किसे कहते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि हमारी जो श्वसन की क्रिया जो हो रही है वो काय के अंदर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। क्लियर बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हीं को ही तो हम क्या कह देते हैं भाई, जैव प्रक्रम बोल देते हैं। जैव प्रक्रम के अंदर हमारे पास जैसे कि पाचन है हमारा, ये भी हमारा एक जैव प्रक्रम है, पाचन। जैव प्रक्रम की यदि बात की जाए तो पाचन ये भी हमारा जैव प्रक्रम है। उत्सर्जन, अवशोषण, संवहन, ये सब हमारे क्या है भाई, जैव प्रक्रम है, जो हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए हमारे शरीर के अंदर हो रहे हैं। क्लियर। तो जैव प्रक्रम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ज्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं भाई। पेड़ पौधों को क्या चाहिए भाई, हमारी नाइट्रोजन चाहिए, N2 गैस चाहिए पेड़ पौधों को। तो पेड़ पौधों को डायरेक्ट नाइट्रोजन तो नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमारे वातावरण में नाइट्रोजन कितने परसेंट मात्रा में पाई जाती है, 78%। लेकिन फिर भी पेड़ पौधे नाइट्रोजन की कमी को झेलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट वातावरण में पाई जाने वाली गैस फॉर्म में इस नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि ये नाइट्रोजन को पहले अपने अन्य नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, तब जाके पेड़ पौधों को क्या मिल पाती है, नाइट्रोजन मिलता ही है। तो बात करें हम, पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन को एक तो नाइट्रेट्स के रूप में अवशोषित करेंगे और किस रूप में करेंगे भाई, अमोनिया के रूप में अवशोषित करेंगे। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन कि पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है। तो भाई अभी हमने पढ़ा था एमाइलेज हमारा एंजाइम है, जो कि काम मिलेगा हमें हमारी भोजन मुंह के अंदर जो लार बन रही है, और लार हमारे मुंह के अंदर पाई जाने वाली लार ग्रंथियों से निकलती है भाई। इन ग्रंथियों के अंदर पाए जाने वाला सबसे पहला एंजाइम हमारे पास जो है ना, वो कौन सा है, एमाइलेज। क्लियर। दूसरा है, शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है भाई। तो शरीर के अंदर पानी का अवशोषण भाई बड़ी आंत के अंदर होता है भाई, याद रखना है सभी को। शरीर के अंदर पानी का जो अवशोषण है वो कहाँ होता है भाई, बड़ी आंत के अंदर होता है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम बताइए भाई। हमारे शरीर की ऊर्जा क्या की हमने पढ़ा था भाई, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर श्वसन की अभिक्रिया हो रही है, जिसके फलस्वरूप हमारा जो ग्लूकोज होता है ना, वो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण अपचयन होता है, उसके फलस्वरूप ग्लूकोज हमें CO2 और H2O प्रदान करता है, साथ में हमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तो हमारे शरीर की ऊर्जा को हम किस रूप में मापते हैं, ATP के फॉर्म में मापते हैं भाई। इस ATP का फुल फॉर्म है, याद रखना है सभी लोगों को, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म याद रखना है। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जिसको ऊर्जा मुद्रा कह रहे हैं, वो क्या है, हमारे पास एटीपी है। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन है, वर्णक का नाम बताइए, लिखिए जो प्रकाश को अवशोषित करता है भाई। हमने फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन पढ़ी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है हमारी, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है भाई, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है H2O, ठीक है, सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है हमारा सनलाइट, सनलाइट है ना, और साथ में हमारा क्या, क्लोरोफिल भाई, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल। तो ये सारी रॉ मटेरियल हमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करने के लिए चाहिए।
तो वर्णक का नाम बताइए जो प्रकाश को अवशोषित करता है। तो पेड़ पौधे क्या लेते हैं भाई, क्या ग्रहण करते हैं, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट लेते हैं। तो ये सनलाइट पेड़ पौधों से पेड़ पौधे कौन सा भाग इस सनलाइट को ग्रहण करता है? तो पेड़ पौधों के अंदर एक वर्णक, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्या, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के ही द्वारा इस सूर्य के प्रकाश को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तब जाके हमारी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या हो रही होती है, कंप्लीट हो रही होती है, जिसके अंदर भोजन का निर्माण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा भाई, हमारा ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6, इसका निर्माण होता है। क्लियर? तो क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, कि मनुष्य में जो किडनी है भाई, हमारा किडनी, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम वृक्क भी कहते हैं भाई, वृक्क, किडनी। ठीक है, किडनी एक तंत्र का भाग है, वह है भाई। तो किडनी हमारे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है भाई, याद रखना है सभी को। हमारे शरीर के अंदर शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है जिसे हम क्या कह देते हैं भाई, उत्सर्जन तंत्र कह देते हैं। और इस उत्सर्जन तंत्र में हमारी शरीर के अंदर पाई जाने वाली जो दो किडनी है, जिसे हम वृक्क बोल रहे हैं, किडनी, और किडनी की एक संरचनात्मक इकाई है जिसे हम क्या कहते हैं भाई, नेफ्रॉन, जिसे हम बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन। इनके द्वारा शरीर के अंदर बनने वाले हानिकारक पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का क्या किया जाता है भाई, उत्सर्जन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है भाई। पेड़ पौधों के अंदर एक संवहनी ऊतक पाया जाता है हमारा, जिसे हम कहेंगे संवहनी ऊतक, जो कि जटिल ऊतक होते हैं भाई। एक का नाम है क्या, जाइलम, जाइलम, और दूसरा अगला क्वेश्चन नीचे दे रखा है, उसका नाम है क्या, फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक पाए जाते हैं भाई हमारे इनके अंदर। और इन दोनों ऊतकों के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जाता है। जैसे कि जाइलम की यदि बात करें तो जाइलम के द्वारा जो जल है और जो खनिज पदार्थ हैं, उन खनिज पदार्थों का परिवहन होता है भाई, परिवहन होता है। और जो फ्लोएम हमें दे रखा है, उस फ्लोएम के द्वारा भाई हमारे भोजन का परिवहन होता है, भोजन का परिवहन या संवहन आप बोल सकते हो। ठीक है, परिवहन होता है। ये दे रखे हैं, ये दोनों जटिल ऊतक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं पेड़ पौधों के लिए। क्या, कि जाइलम के अंदर, जाइलम के द्वारा जड़ों से जल को अवशोषित किया जाता है और खनिजों को लिया जाता है, और पौधों के विभिन्न भागों तक जाइलम के द्वारा इस जल को और खनिज पदार्थों को पहुंचा दिया जाता है। अब फ्लोएम का काम क्या है, कि फ्लोएम जो है ना, पत्तियों में वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो हमारा भोजन बना है, जैसे हम कहेंगे कि C6H12O6, इस जो भोजन का निर्माण हुआ है हमारे का, उस भोजन को इस पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक भेजने का काम किसका है भाई, इस फ्लोएम का है। तो ये दो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है जल के परिवहन के लिए, और पादपों में फ्लोएम उत्तरदायी है किसके लिए, भोजन के परिवहन के लिए, भोजन के स्थानांतरण के लिए। क्लियर? अब पूछा है हमारे जो लंग्स है ना भाई, वो लंग्स कहाँ स्थित होते हैं। फेफड़ों की यदि बात की जाए तो हमारे शरीर के अंदर फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, तो हमारी ये बक्ष गुहा वाली कैविटी, थोरेसिक कैविटी जिसे हम कहते हैं, छाती वाला जो हमारा भाग है, ठीक है, इन दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा जो हृदय स्थित होता है, तो सामने इस कैविटी को बोला जाता है क्या, बक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी। तो फेफड़े हमारे कहाँ स्थित होते हैं भाई, थोरेसिक कैविटी के अंदर स्थित होते हैं। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में हो रही है भाई। हमारे पेड़ शरीर के अंदर, सॉरी, जो पेड़ पौधों के अंदर है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है भाई। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसको हमने फोटोसिंथेसिस बोला था, कि जिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे क्या बना रहे हैं भाई, अपने भोजन का क्या कर रहे हैं भाई, निर्माण कर रहे हैं। वो भोजन बनाने की जो प्रोसेस है ना पेड़ पौधों की, वो हरी पत्तियों में हो रही है भाई। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कि श्वसन के समय गैसों का आदान प्रदान होता है भाई। श्वसन के समय, जब मनुष्य श्वसन की क्रिया कर रहा है भाई, जब मनुष्य क्या कर रहा है भाई, श्वसन की क्रिया कर रहा है, तो श्वसन की क्रिया उसके अंदर किस भागों से हो रही है भाई, फेफड़ों से हो रही है। फेफड़ों के माध्यम से मनुष्य क्या कर रहा है भाई, श्वसन। फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं भाई, कूपिकाएं बोल देते हैं भाई। याद रखना है सभी गुलाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जिसे हम क्या कह देते हैं भाई, कूपिकाएं कह देते हैं। इन्हीं कूपिकाओं के माध्यम से गैसों का क्या होता है भाई, आदान प्रदान होता है भाई।
गैसों का एक्सचेंज होता है भाई। क्लियर? तो यही था क्वेश्चन हमारा कि या तो कूप का है या फिर हम बोल सकते हैं क्या फेफड़ों से गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, एमाइलेज, और इसके द्वारा स्टार्च का पाचन किया जाएगा काय में, शुगर में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो सकता है, हो चुका है। सही विकल्पों में क्षुद्रांत हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर। क्लियर? तो चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, और क्वेश्चनों की सीरीज जिसमें हमें दे रखा है कि भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है भाई। हाँ भाई, ये पूछा गया है कि भोजन नली का हमारा जो भाग है, या जिसे हम आहार नाल कह रहे हैं, इस आहार नाल के अंदर, इस आहार नाल के अंदर भाई भोजन का पाचन भी तो पूरा होता होगा, तो वो कहाँ होता है भाई, हमारी छोटी आंत के एक भाग जिसका नाम है क्या, क्षुद्रांत। क्लियर बात? तो भाई सब लोगों ने नाम सुना होगा भाई, हमारी जो आंत होती है ना, वो आंत दो तरीके की है भाई। एक को तो हम बोल देते हैं कौन सी आंत भाई, छोटी आंत, और एक को हम बोल देते हैं क्या, बड़ी आंत। बड़ी आंत, ठीक है भाई, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत के भाग हैं जैसे कि हमारा छद्रांत है, बृहदांत है, इसके भी भाग हैं, और बड़ी आंत है, इसके भी हमारे पास भाग देके रखे हैं। जैसे कि हम इसकी बात करें, सीकम, कॉलन और रेक्टम, ये हमारी बड़ी आंत के भाग हैं। और इसकी बात करें, इसके भी हमारे तीन भाग हैं भाई। छोटी आंत के भी तीन भाग हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला भाग है ग्रहणी, दूसरा भाग है हमारा क्या, क्षुद्रांत, और अगला भाग है हमारा क्या, बृहदांत। ये हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत के भाग होती हैं। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए बोला जाता है कि इसकी मोटाई क्या होती है, कम, और बड़ी आंत को बड़ी इसलिए बोला जाता है कि इसकी मोटाई क्या होती है, ज्यादा। लेकिन यदि लंबाई की बात करें तो छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है और बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है, कम, लेकिन इनके आकार के आधार पर इनको नाम दिया गया है, बड़ी आंत और छोटी आंत। क्लियर? तो छोटी आंत के अंदर यानी जो क्षुद्रांत वाला जो भाग है ना, वहां पर भोजन का पूरी तरीके से पाचन क्या हो जाता है, कंप्लीट। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है भाई। स्वपोषी पोषण पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है, जिसमें पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं। इसके लिए पेड़ पौधों को क्या चाहिए भाई, इसके लिए पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए भाई, जल चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए, और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि आमाशय का आंतरिक स्तर HCl से रक्षा किसके द्वारा करता है भाई, तो इसको भी हम पढ़ चुके हैं भाई, म्यूकस झिल्ली के द्वारा हमारे आमाशय के आंतरिक स्तर की क्या होती है, रक्षा होती है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यदि लार में एमाइलेज एंजाइम की कमी हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, स्टार्च का शर्करा में या शुगर में पाचन नहीं होगा। क्लियर? जब चूने के पानी युक्त, अगला क्वेश्चन है, जब चूने के पानी युक्त परख नली में मुंह से जब हम हवा भरते हैं तो चूने का पानी क्या हो जाता है भाई, दूधिया हो जाता है। ऐसा किस उपस्थिति के कारण होता है, ऐसा इसलिए उपस्थित होता है कि जब हम इसको मुंह से भरते हैं तो मुंह के अंदर क्या उपस्थित है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, और चूने का पानी जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त परख नली में जब हम हवा भरते हैं तो ये पानी कैसा हो जाता है, दूधिया। तो ये उपस्थिति दर्शाता है कि इसमें क्या उपस्थित है भाई, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा का पायरुवेट के विखंडन से हमें क्या क्या मिलने वाला है भाई, CO2 मिलने वाला है, H2O मिलने वाला है, और साथ में क्या मिलने वाली है, ऊर्जा मिलने वाली है। तो यह क्रिया हो कहाँ रही है भाई, पायरुवेट का निर्माण तो हो गया है कोशिका के अंदर, तो कोशिका के अंदर इसका विखंडन भी तो हो रहा है भाई। तो विखंडन हो रहा है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि श्वसन के फलस्वरूप हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कह देते हैं। क्लियर बात? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पायरुवेट अम्ल है हमारा वो विखंडित होता है यानी टूटता है। क्लियर? आगे चढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है भाई। देखो दोबारा चेक करते हैं, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम बताइए भाई। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम बताइए भाई। तो क्लोरोफिल सभी को याद है भाई। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है भाई, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं भाई, ये आपको बताना है भाई।
कि वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहेंगे भाई? अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। क्लियर बात। और हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक को क्या नाम दिया गया है भाई? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, याद रखें भाई अच्छे से क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है भाई? जिसे हम कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन नाम याद रखना है कि पेड़ पौधों के वायवीय भागों से पानी जो होता है, जल जो होता है ना, वो भाप बन बन के क्या होता है? उड़ता है। इस क्रिया को हम क्या नाम दे देते हैं भाई? बाष्पोत्सर्जन कह देते हैं। क्लियर। कि सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के संश्लेषण के फलस्वरूप ग्लूकोज बनने की क्रिया, ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? अगला क्वेश्चन हमारा यही है, ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भाई इसी को तो हम नाम देते हैं क्या भाई? प्रकाश संश्लेषण भाई। प्रकाश संश्लेषण नाम याद रखना है, फोटोसिंथेसिस इसी को बोला जाता है। क्लियर। अगला है कि मनुष्य में ग्रहण किए गए भोजन के जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में विखंडित करने की सतत प्रक्रिया क्या कहलाती है? जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में विखंडित करने की सतत क्रिया को हम क्या नाम देते हैं भाई? तो इसी को बोलते हैं हम क्या? पाचन। पाचन प्रोसेस के अंदर हम भोजन के बड़े बड़े अणुओं को, जटिल अणुओं को सरल और विसरितशील अणुओं में तोड़ते हैं। इस क्रिया को हम क्या कह देते हैं भाई? पाचन कह देते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों को शरीर से में प्रयुक्त अंगों का समूह क्या कहलाता है? शरीर से निकालने वाले अपशिष्ट हानिकारक जो पदार्थ है ना, उनको निकालना ही कहलाता है भाई क्या? उत्सर्जन भाई। नाम याद रखना है सभी लोग। उसे हम क्या नाम दे देते हैं? उत्सर्जन तंत्र कह देते हैं, जिसमें हमारी किडनी है, नेफ्रॉन है, ये सम्मिलित होते हैं। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम बताइए। भाई ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। वायु की अनुपस्थिति में पादप के वायवीय भाग, सूर्य प्रकाश, मनुष्य में ग्रहण किए गए भोजन, ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, डबल बार आपके रिपीट हो गए हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चनों में हमें दे रखा है कि भाई खाली स्थान, रिक्त स्थान हमें अगले क्वेश्चनों में दे रखे हैं, और हम अब बात करते हैं किसकी? खाली स्थानों की। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं। खाली स्थान, पहला खाली स्थान हमें दिया गया है क्या? कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा जो पाइरूवेट का जो विखंडन हो रहा है ना, वो कहां पर हो रहा है भाई? इसका नाम आपको याद रखना है, जिसे हम कहते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया भाई। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा दे रखा है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन क्या कहलाता है? भाई ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन क्या कहलाता है भाई? तो इसको ही तो हम बोलते हैं क्या भाई? वायवीय श्वसन भाई। ये कहलाता है हमारा वायवीय श्वसन, इसे हम बोल देते हैं वायवीय श्वसन। क्लियर। पाइरूवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होने पर अंतिम उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है भाई? इसका नाम याद रखना है आपको, एथेनॉल। एथेनॉल, एथेनॉल जिसे हम बोलते हैं C2H5OH, जिसे हम एथिल एल्कोहल भी बोल देते हैं। क्लियर। अब अगला दे रखा है कि पाइरूवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होने पर अंतिम उत्पाद के रूप में हमें CO2 यानी बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। ठीक है। अगला है कि जलीय जीव श्वसन के लिए कौन सी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं भाई? तो जलीय जीव ऑक्सीजन के रूप में जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई है, जल में घुलित O2 का उपयोग करते हैं भाई। जल में घुलित O2 का क्या करते हैं भाई? ये उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें आता है कि मनुष्य शरीर में गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है भाई। अगला क्वेश्चन हमें यही दे रखा है, सतह उपलब्ध कराती है भाई कौन? कूपिकाएं भाई, जिसका नाम अभी हमने पढ़ा था क्या? कूपिकाएं। कूपिकाएं गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है भाई।
मानव के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए क्या जिम्मेदार है भाई? हीमोग्लोबिन, जिसे हम HB से प्रदर्शित करते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं HB। नाम है इसका क्या? हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? हीमोग्लोबिन। सरीसृप एवं जंतुओं में कोष्ठीय हृदय होता है भाई। इनमें 3 चैम्बर वाला हृदय पाया जाता है, मनुष्य के अंदर 4 चैम्बर वाला हृदय पाया जाता है। मनुष्य के हृदय के अंदर 4 कक्ष पाए जाते हैं, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, और सरीसृप एवं जंतुओं के हृदय के अंदर 3 चैम्बर पाए जाते हैं भाई। क्लियर? की भित्ति मोटी और लचीली होती है भाई। तो हमारे शरीर के अंदर जो धमनियां दे रखी हैं, धमनी, उनकी भित्ति जो होती है ना, वो कैसी होती है? मोटी होती है। और कैसी होती है? लचीली। दूसरा हमसे पूछा गया है में बाल्ब पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है में बाल्ब पाए जाते हैं भाई। तो धमनियों के अंदर बाल्ब पाए जाते हैं। धमनियों के अंदर खून जब बहता है तो उनको रिटर्न होने से रोकने के लिए बाल्ब यानी कपाट पाए जाते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन 11वां, अत्यधिक रक्त स्त्राव की दशा में रक्त का थक्का जमा कर अनुरक्षण करती है भाई। हमारे खून के अंदर 3 तरीके की कोशिकाएं, एक को हम आरबीसी बोल रहे हैं, एक को डब्ल्यूबीसी बोल रहे हैं, और एक को बोलते हैं हम प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कहलाती हैं। तो ये प्लेटलेट्स जिस जगह से खून रक्त निकलता है उस जगह पर एक जालनुमा संरचना बना लेती हैं, और वहां से ब्लड निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्लियर? पादपों में जल का संवहन ऊतक द्वारा होता है। इसका नाम हमें मालूम है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? जाइलम कहते हैं, जाइलम। क्लियर? पादपों में भोजन के संवहन द्वारा किसके द्वारा होता है भाई? तो इसे हम क्या देते हैं? क्या? फ्लोयम। फ्लोयम। क्लियर? तो ये थे हुए हमारे क्या? खाली स्थान। और एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये मिलने वाले हैं, इसी टाइप का आपका पेपर आने वाले हैं। तो सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की स्कोरिंग करने के लिए आप इन क्वेश्चनों को क्या करें? प्रैक्टिस करें, जहां पर आपको एक साथ चैप्टर का पूरा जो निचोड़ है, चैप्टर के अंदर जो भी मटेरियल जो दे रखा है, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, वो सारा मटेरियल आपको एक साथ मिल रहा है। क्लियर? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करते हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं भाई? जैव प्रक्रम कह देते हैं भाई। जैव प्रक्रम, यही हमारे चैप्टर का क्या है भाई? नाम है जैव प्रक्रम। क्लियर? वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है भाई। क्लियर? वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है। क्लियर? हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं भाई। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किस क्रिया के द्वारा भाई? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। दूसरा दे रहा है मछली के हृदय में केवल कोष्ठ होते हैं। तो मछली के हृदय में केवल और केवल 2 चैम्बर पाए जाते हैं। 2 कोष्ठीय हृदय जो होता है ना, वो मछलियों का होता है। तो भाई इस बात को भी अपन याद कर सकते हैं कि भाई मनुष्य का जो हृदय है ना, मनुष्य के हृदय के अंदर कितने चैम्बर हैं भाई? 4 चैम्बर हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि जो सरीसृप हैं, सरीसृप, सरीसृप के अंदर कितने चैम्बर हैं हृदय में? 3। ठीक है? मछलियां जो दे रखी हैं हमें, मछली के हृदय में कितने चैम्बर हैं? 2 चैम्बर। और सबसे ज्यादा किसके हृदय में चैम्बर पाए जाते हैं भाई? तो कॉकरोच जो है ना आपका, कॉकरोच के अंदर 13 चैम्बर पाए जाते हैं भाई हृदय के अंदर। याद रखना है, सबसे ज्यादा इसी के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां, कि अपशिष्ट और हानिकारक एवं विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है भाई? उत्सर्जन। उत्सर्जन कहते हैं उसे हम। क्लियर बात? उत्सर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कि भोजन तथा ऑक्सीजन को शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले प्रक्रम को क्या नाम दिया जाता है भाई? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को क्या नाम दिया जाता है भाई? तो इसी को कहते हैं हम क्या? संवहन। ये कहलाता है हमारा क्या? संवहन। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन का ग्रहण करना तथा कोशिका की आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन में उसका उपयोग करना क्या कहलाता है भाई? विघटन में उपयोग करना, उसको ही कहते हैं हम क्या भाई? श्वसन। ये हमारा श्वसन कहलाता है भाई। क्लियर? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? श्वसन। और अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के स्रोत भोजन को बाहर से शरीर के अंदर जो ग्रहण करना है, उस प्रोसेस को हम ले देते हैं भाई क्या? पोषण। ये कहलाता है हमारा पोषण भाई। कि मतलब ऊर्जा के रूप में हम जो ग्रहण कर रहे हैं, उससे हमें क्या मिलने वाली है? ऊर्जा मिलने वाली है। तो भोजन ऊर्जा के स्रोत के रूप में भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है भाई? हमारा पोषण। तो इसमें खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
पोषण। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चनों में हमें दे रखा है क्या, सत्य और असत्य ऑप्शन में दे रखे हैं भाई। तो ये सत्य और असत्य वाले ऑप्शनों की भी चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, इसमें हमसे पूछा गया है सबसे पहला क्वेश्चन कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है भाई। बिल्कुल सही जवाब, मनुष्य के अंदर दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, जिसमें हृदय से कितनी बार खून गुजरता है भाई, 2 बार निकलता है भाई। अगला बोला है कि बायां आलंद शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजनित रक्त को क्या करता है भाई, ग्रहण करता है भाई। तो ये क्या है हमारा, गलत है। क्लियर। दूसरा बोला है बायां निलय ऑक्सीजन नित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों को क्या करता है भाई, प्रेषित करता है भाई। तो ये राइट है हमारा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि बाएं आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं निलय में क्या करता है भाई, प्रेषित करता है। तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा। और पांचवा पूछा है कि दायां आलिंद अनऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से आने वाले पर ग्रहण करता है। तो भाई बिल्कुल सही जवाब है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इनकी डिटेल जो थ्योरी हमें दे रखी है, हमने जब इस चैप्टर को डिस्कस किया था उस समय पे हृदय के बारे में हमने इसको कंप्लीट किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, मैचिंग करना है भाई। मैचिंग करने के लिए दे रखा है भाई, सही जोड़ी मिलाइए भाई। क्वेश्चन ये दे रखा है, मैचिंग कीजिए। तो बात करते हैं मैचिंग में। सबसे पहला हमें दे रखा है क्या, पित्तरस भाई। तो पित्तरस की हमें मैचिंग करनी है किसके साथ, तो पित्तरस कहां से निकलेगा भाई, तो इसकी बात करें हम पित्ताशय से भाई। तो द ऑप्शन इसके सामने टिक कर देंगे हम। क्लियर। अगला दे रखा है ट्रिप्सिन एक एंजाइम है आपका, और ट्रिप्सिन एंजाइम क्या है, वो एक तरीके से क्या है, हमारी प्रोटीन है। तो 7 नंबर का ऑप्शन आप इसके सामने टिक कर लोगे। अगला दे रखा है यकृत, और यकृत के बारे में हमसे पूछा है। तो यकृत के अंदर अग्नाशय यूरिया का निर्माण होता है भाई यकृत के अंदर। तो 12 नंबर का ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। और लाइपेज एंजाइम को हम पढ़ चुके हैं कि लाइपेज एंजाइम के द्वारा किसका पाचन किया जाता है भाई, वसा का पाचन। तो ई नंबर का ऑप्शन हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगला दे रखा है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी डायबिटीज शुगर की बीमारी के लिए जिम्मेदार है। तो ये बनता है हमारा कहाँ, अग्नाशय के अंदर। तो आ नंबर का ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। अग्नाशय, इसको काट के मैं लिख रहा हूँ दोबारा से नाम, अग्नाशय, जिसे हम पैंक्रियाज भी बोलते हैं भाई। ठीक है, नाम याद रखना। क्लियर। तो ये हुई हमारी ये वाली ओटी। आगे बढ़ते हैं अगली ओटियों की तरफ। अगली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में हमें फिर से सही जोड़ी दे रखी है और इनमें हमें मैचिंग करने की आवश्यकता है भाई। तो मैचिंग करते हैं इनके। तो सबसे पहले बात करें नेफ्रॉन भाई, ये ऑब्जेक्टिव आपको मैच किए हुए दे रखे हैं भाई। नेफ्रॉन के आगे दे रखा है भाई आपको क्या, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है भाई, नेफ्रॉन को ही कहा जाता है। भोजन के अंदर भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है भाई, फ्लोएम के द्वारा होता है, हम पढ़ चुके हैं इसको। रक्त का थक्का बनना ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए भाई, हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या है भाई, जिम्मेदार हैं। क्लियर। अगला अनऑक्सीकृत रक्त काय के अंदर बहेगा भाई, सिराओं के अंदर। हमारे पास रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वाहिनिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम धमनी और सिराएं कहते हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। क्लियर। तो अनऑक्सीकृत यानी अशुद्ध रक्त किसमें बहेगा भाई, सिराओं में। तो डी ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा। दूसरा दे रखा है स्वपोषी पोषण, और स्वपोषी पोषण कौन करता है भाई, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं। तो ये हमारा ऑटोपेड हो जाएगा। और विषमपोषी पोषण, मान लीजिए जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं भाई, विषमपोषी होते हैं। तो ई ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी हिरण कैसा कहलाएगा यहाँ पर, विषमपोषी पोषण करेगा। क्लियर। ये हुए हमारे इस मैचिंग के आंसर। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमें मिला, आगे भी दे रखा है अभी आपका। आगे बोला है हमसे परजीवी पोषण। परजीवी पोषण का मतलब होता है क्या, कि ऐसे जीव जंतु जो दूसरों के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम परजीवी पोषण कहते हैं। तो इसमें हमारा आ जाएगा क्या, जौंक भाई, जौंक। जौंक को हम एक नाम से और जानते हैं, इसको लीच भी बोला जाता है भाई। लीच पानी में अक्सर आपने देखा होगा, ये खून पीती है, पानी के अंदर पाई जाती है जौंक, या इसको क्षेत्रीय भाषा में गौच भी बोल देते हैं भाई।
गौच। वैसे नाम सही से इसका क्या है, जौंक, इसको गौच भी बोल देते हैं, ठीक है, गौच। ठीक। अगला दे रखा है भोजन का रिक्तकाओं में पाचन। भाई ये लाइन क्या हो गई है गलत, रिक्तकाओं में पाचन, रिक्तिकाओं, रिक्तकाओं में पाचन होता है भाई। तो भोजन का रिक्तकाओं के अंदर पाचन होता है, कहे भाई पैरामीशियम के अंदर, जो कि हमारा एक सूक्ष्म जीव हमें दे रखा है इसके अंदर। अगला एंजाइम हमें दे रखा है क्या, ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन एंजाइम भी हमें अग्नाशय से मिलने वाला है। अग्नाशय की लिखें, गलत लिखा हुआ है, अग्नाशय, अग्नाशय, इसको मैच कर देते हैं हम किसके साथ, आई ऑप्शन के साथ। अगला एमाइलेज, हम जानते हैं एमाइलेज हमें कहाँ मिलता है भाई, लार में, लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम है। तो ऑप्शन नंबर जे हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही। अगला पित्त भी हम पढ़ चुके हैं, पित्त हमें कहाँ मिलने वाला है भाई, लीवर से, लीवर, ठीक है, लीवर। तो ऑप्शन नंबर के हमारा इसका सही हो जाएगा। और पेप्सिन भी एक हमारा एंजाइम है जो कि आमाशय की ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। तो आई नंबर का ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। क्लियर। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो भी मैटर हमें दे रखा था इस चैप्टर का, जय प्रक्रम का, वो सारा निचोड़ आपको चैप्टर की जो भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछी जाने वाली हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इनको बार बार स्टडी कीजिए। तो आगे आने वाले जो फरवरी में आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उसमें साइंस के इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको एज इट इज जैसी लाइन, वन लाइन फैक्ट में जो दे रखे हैं, खाली स्थान में जो दे रखे हैं, सही विकल्प जो दे रखे हैं, मैचिंग में जो दे रखे हैं, आपको क्वेश्चन 100% इन्हीं में से कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं। तो सभी लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगेन सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे इसी तरीके के आगे आने वाले चैप्टरों के क्वेश्चन आपको समय से मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव मटेरियल, जिसके अंदर हम खाली स्थान, सही विकल्प, जोड़ियां, ठीक है, एक शब्द वाक्य में उत्तर, सारा मटेरियल अगले चैप्टरों का लेकर आने वाले हैं आपके सामने, जिस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो परीक्षा से इंपोर्टेंट जो भी आपके इंपोर्टेंट फैक्ट हैं ऑब्जेक्टिव मटेरियल के माध्यम से आपको क्या किए जा रहे हैं, फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग अगेन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नेक्स्ट मटेरियल के साथ। जब तक आप बिंदास सिलेबस को अपने को रिवीजन कीजिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।